नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत के 100 वर्ष, आजादी के 100 वर्ष के सीरीज में हम भारत के हर उस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो जरूरी है और अहमियत रखता है हमारी नजर में। तो अभी हमने पिछले एपिसोड्स में भारत की स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ, तकरीबन सभी कैटेगरीज में बात की। इवन हमने काऊ गौशाला के ऊपर भी बात की। हमारा लास्ट टू लास्ट एपिसोड भी जो था, हमारा मिस्टर मेहता जो थे वो भी काऊ गौशाला से रिलेटेड थे। तो आज हमारे साथ राजेश डोगरा जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले राजेश जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आपका बहुत थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। और मैं अपने ऑडियंस के साथ बताना चाहता हूं कि राजेश जी के साथ ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। आज से 3 साल पहले राजेश जी ने पहले भी एपिसोड किया था हमारे साथ। और राजेश जी बाय प्रोफेशन एक आईटी प्रोफेशनल हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये साथ में अपना काऊ का भी बिजनेस चलाते हैं। काऊ का गौशाला चलाते हैं। काऊ का बिजनेस नहीं कहूंगा, काऊ की गौशाला कहूंगा, क्योंकि काऊ के साथ जुड़ी हर बात हमारी सेवा कहलाती है, बिजनेस नहीं कहलाता। तो ये बहुत ही क्लोजली जुड़े हैं और स्वदेशी कामधेनु, आप स्वदेशी कामधेनु गौशाला के फाउंडर ओनर भी हैं और उसमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और एफआईआई के साथ भी जुड़े हुए हैं एज ए मेंबर। तो राजेश जी, आज प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप अपने एक बार फिर से अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि बतौर आईटी एक्सपर्ट और फिर काऊ सेवा में जुड़ना या काऊ के प्रोफेशन में आना एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग भी है और एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर एक चीज हेड है तो दूसरी टेल है, इतना डिफरेंस है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं सर। संजीव जी, पहले तो मैं एफआईआई का बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे आमंत्रित किया अपने हर प्रोग्राम में, चाहे वो वक्ता के रूप में भी हो और सुनने के रूप में भी हो। तो मैं हमेशा इस तरीके से एफआईआई के सिस्टम को बहुत रिकॉग्नाइज भी करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ काफी लोगों को कि जो सच्चाई एफआईआई के थ्रू हमें पब्लिक पे ले जानी है, उस पर आप एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मेरा पहले आपको भी अभिनंदन बहुत सारा। रही बात मेरी जर्नी की बात सही है कि एक आईटी प्रोफेशनल होते हुए भी एक गाय की तरफ जाने का आपका कैसे मन बना, तो उस पर मैं आपको एक बताऊंगा कि हम आशुतोष महाराज जी से जुड़े हैं, जो एक भारत में एक बहुत ही संत हैं हमारे, जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए और जो हमारी संस्कृति की जो नींव है उसको आगे ले जाने के लिए वो बहुत कार्यरत हैं उस काम पे। तो मैं उनसे जुड़ा हूं। तो उनका जो गाय के प्रति जो उनका प्रेम और जो उनका भाव और जो गौशाला, देखो गौशाला बहुत लोग चलाते हैं, बट गौशाला जो ज्यादातर चलाते हैं वो सड़क से जो पड़ी हुई गौशाला या गाय हैं जो घूम रही हैं हमारा, उनको ले जाके वहां रखने का स्थान होता है। तो जो मैंने देखा, हो सकता है कि इसमें सभी का भाव अलग अलग हो, बट जितनी भी गौशाला ज्यादातर मैंने देखी हैं जो सरकारी या किसी चंदे पे चल रही हैं, वहां पे गाय की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। आप मेरे पीछे एक जो पोस्टर देख भी रहे होंगे, तो आपको देख के ही मन में प्रसन्नता आएगी, क्योंकि गाय जो यहाँ दिख रही है वो एकदम डिफरेंट है। एक स्वस्थ गाय है, सुंदर गाय है, जो दिखने में और उसकी जो मैं आगे चल के और भी डिस्कस करूंगा उसके ऊपर में। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो गौशाला का कंसेप्ट है वो लोगों ने डिफरेंट बना दिया। गौशाला बेसिकली जो बनती है वो ब्रीड को इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ना कि किसी और चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। तो ज्यादातर लोगों ने दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। तो समहाउ जो मेरा सोच था कि
गाय की जो दिशा है भारतवर्ष में वो बहुत अच्छी नहीं है। बट अब धीरे धीरे करके, जैसे स्वदेश पीछे एक कामधेनु आयोग भी बना था, उसमें भी डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया का काफी योगदान रहा, जिन्होंने गाय के प्रति लोगों को काफी जानकारियां दी। और उसी बेस पे हमने भी उनसे मिले और उनसे भी काफी चीजें जुड़ के आगे बढ़ाई। तो मुझे लगा कि जो गाय का जो मॉडल है वो काउ इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अगर हम उसको सही तरीके से लाएं। तो उसी को सोचते सोचते मैंने एक सोचा कि जब तक हम गाय को पालेंगे नहीं तो गाय के बारे में जानेंगे नहीं। तो उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने एक छोटा अपना गौशाला का एक बनाया, जो हिमाचल प्रदेश में है, स्वदेशी कामधेनु गौशाला के नाम पे, जहां पे हमने गाय को रख के समझा कि गाय है क्या, वो कैसे हमारी इकोनॉमी का इंजन बन सकती है। तो वो सारी एक्सपेरिमेंट हम पिछले 5-6 साल में कर चुके हैं। तो अब जो हमारा अगला स्टेप है कि ऐसे कई सारे लोग जो गौशाला पे काम करते हैं और जो जिनकी सोच गाय की इम्प्रूवमेंट की तरफ है, जो आगे चल के मतलब ना सिर्फ अपने आप का इम्प्रूवमेंट करें, गाय को भी स्वस्थ से रखें, और गाय से आप खुद कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, वो सारा एक पार्ट है जो हमें यहाँ तक खींच के लाया है। तो उसी इस वजह में हम लोगों ने कुछ मार्केटिंग चीजें जोड़ी हैं साथ में, ताकि हम उसको और एक अच्छे लेवल पे ले जाएं, तो वो स्वावलंबी बने, ना कि वो दान के बेस पे चले। वो स्वावलंबी बनेगी तो उसके बेस पे उसकी टेक केयर भी हो जाएगी। और जो ब्रीड इंप्रूवमेंट है, और ब्रीड इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि अगर आप 70-80 साल बैक जाएंगे तो उसमें भी देखोगे तो हमारे भारतवर्ष में ऐसी कोई कमी नहीं थी, वो एक सोने की चिड़िया पहले ही था। तो उस टाइम पे कोई घरों में कोई कैश लेके नहीं बैठता था, तो उनकी संपदा जो होती थी वो उनकी गाय उनके घर में कितनी है, क्योंकि गाय जो है खेत से जुड़ी थी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रेरित करते हुए यहाँ तक लेके आ गई। तो उसी कार्यक्रम में हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और मैं मतलब इतना ही कहूंगा स्टार्टिंग में कि वही एक प्रेरणा स्रोत रही हमारे लिए कि किस तरीके से हम लोगों तक इसको बात को पहुंचा पाए। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो सोच होती है वो हमारे चेहरे पे हमारे भाव व्यक्त करती है। हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं, किसी से मिलके अच्छा लगता है, किसी से मिलके नहीं अच्छा लगता। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोलूंगा, लेकिन एक हम सबका एक्सपीरियंस है कि सामने जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन से एक भाव निकलते हैं। तो वो जैसी हमारी सोच होती है, सामने वाले के भी हमें देख के वैसे ही भाव निकलते हैं। तो आपका आज जो यहाँ पे ऑरा है, एक तो आपका बैकग्राउंड आपने इतना जबरदस्त लगा रखा है। मतलब लिटरली अगर हम गाय को पॉजिटिव नजर से देखें तो यहाँ पे हमें प्यार हो जाएगा गाय से, आपके बैकग्राउंड को देखते ही। और दूसरा, जी आपके चेहरे से जो एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आपके माथे की जो चमक है, आपने जो बात की है, हम ऐसा एहसास हो रहा है कि आप डायरेक्ट दिल से बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे, दिल से बात कर रहे हैं। तो आपकी इस भावना को सबसे पहले तहे दिल से नमस्कार सर। और आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, गाय के बारे में आपने बताया, तो जैसे भारत को हम सोने की चिड़िया बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि एक था चिड़िया, लेकिन बीच में ऐसा वक्त आया। लेकिन अभी जो ये दौर चल रहा है और जो लोगों का विजन है आजादी के 100 वर्ष के बाद का, सन 2047 का, वो फिर से एक सोने की चिड़िया और एक राम राज्य की कल्पना की जा रही है। दूसरा, आज क्योंकि हमारा टॉपिक गाय है, गांव इकोनॉमी के बारे में है, तो सबसे पहले मैं, आपने जैसे अभी बताया कि एक आपके जो रिस्पेक्टेड गुरु साहब हैं आशुतोष जी, उनके बारे में बताया, आपने बताया ट्रेडिशन के बारे में या हमारी परंपराओं के बारे में, गाय के साथ जो जुड़ी हुई है। तो गाय का मैंने एक बहुत पहले एक चित्र देखा था जिसमें तकरीबन गाय के अंदर सभी देवी देवताओं की तस्वीर बनाई हुई थी। मतलब गाय को पूजनीय भी कहा जाता है, हमारे लिए गाय एक पूजनीय है। उसमें सभी देवताओं का वास है, और गाय के सभी चीजों से, गाय के गोबर से, गौमूत्र को लेकर गाय की पूजा की जाती है। गाय के गौमूत्र को हर जगह छिड़का जाता है। ये सब माना जाता है कि भी शुरुआत करनी हो जिंदगी में, चाहे वो कैरियर की है, काम की है, तो एक अच्छा शुरुआत मानी जाती है। मेडिकली भी ये चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया है। गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स, गाय मूत्र, गाय का दूध, सभी को मेडिकली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आज हम इसी चीज में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें खो गई थी।
पिछले कुछ दौर में आजादी के बाद ये चीजें खो गई थी, जिन चीजों को पहले अहमियत दी गई थी। जैसे आपने बताया कि भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो ये नहीं था कि सभी की जेब में पैसे थे, वो ये था कि सभी के पास गाय थी, इसलिए भी कहा जाता था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो इस दौरान, जो आजादी, जब भारत आजाद हुआ तब भारत के लोगों की क्या स्थिति थी, उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद क्या रहा, आज आजादी के 1947 से लेके आज तक का क्या बदलाव रहा, और आज से आगे 2047 तक क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या विजन है। तो आज हम काउ इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि काउ के प्रोडक्ट्स, क्योंकि काउ हमारी पूजनीय है, हम गाय माता बोलते हैं, पूजते हैं उनके प्रोडक्ट्स, लेकिन जो बनते हैं वो सभी कंज्यूम करते हैं। तो हम वो प्रोडक्ट्स को लेकर और गाय की सेवा, गाय की सेहत को लेकर, गाय की ब्रीड को लेकर आज आपसे जानेंगे कि हमें, हमारे पास क्या था, हमारे जो गाय एक रियल एसेट के रूप में, गाय माता को रियल एसेट के रूप में देखा जाता है, उस बारे में आप बताएं, वो चैलेंजेस के बारे में बताएं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भारत का आने वाला युवा है, या जो अभी युवा एंटरप्रेन्योर है, वो इसमें अगर अपना कैरियर बनाना चाहे तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है आपकी तरह। हमारे जो पिछले एपिसोड के जो स्पीकर थे मिस्टर मेहता, वो भी एक जॉब ओरिएंटेड सीनियर पोस्ट पे थे, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जैसी उसमें सीनियर पोस्ट पे जॉब करते थे, और वो उन्होंने अपना गौशाला खोला जॉब छोड़कर। 12 साल की जॉब के बाद बैंकिंग सेक्टर उन्होंने किया। और आप भी एक आईटी एक्सपर्ट हैं, और आप तो बहुत सालों से एफआई के साथ जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, आप फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। तो आपके साथ हमारा एक पुराना रिश्ता है। तो आप एक बताएं हमारे ऑडियंस को कि सबसे पहले चैलेंजेस क्या हैं काओ इकोनॉमी में भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, और भारत के लोगों को किस विजन के साथ और क्या क्या चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, और किस विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में आप कुछ मैं बताएं। मैं आपको, जो मेरे को अभी तक का एक्सपीरियंस है, कि पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गाय किसको बोलना है। जी। कि चार पैर पे खड़े होगा जो प्राणी है वो सब गाय नहीं है। जी। तो यही तो भारत की विशेषता है कि उसकी अनेकता में विशेषता बहुत सारी है साथ में उसमें घुसी हुई। हमें ये समझना है पहले कि कौन सी गाय की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, हम एक हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो सबका भला सोचने की बात करते हैं। तो अगर आप दो सिंबल्स में आपको वैसे ही बताता हूं, अगर आप कृष्ण जैसे हैं जो हमारी 5,000 साल पुरानी, अगर में देखो कि कृष्ण भगवान पैदा हुए, उन्होंने महाभारत के साथ में कई सब चीजें मतलब जुड़ी हुई हैं। उनका जो संग था वो गाय का था। तो उनको अगर आप देखेंगे कि आप अगर वृंदावन साइड पे जाओगे तो कई लोग मिलेंगे जो गाय को उस पॉइंट से बोलते हैं कि ये ऐसा एक जीव है जो भगवान जब थे तब से जो है पृथ्वी में है आज की डेट में। उसी तरीके से अगर आप उसको दूसरी साइड पे देखेंगे तो यमराज को देखेंगे तो वो एक भैंसे की तरह है। तो वो एक काले भैंस को लेके बैठा है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि गाय को माँ का शब्द इसलिए भी दिया गया कि खाली वो दूध नहीं, जो दूध वो देती है वो अमृतुल्य है, वो माँ के समान है। जो आप जैसे आजकल देश की हालत में अगर आप देख रहे होंगे कि हम लोग जितना फूड क्वालिटी के अंदर में कॉम्प्रोमाइजेस करते जा रहे हैं, तो हमारी जो जनरेशन्स हैं, क्योंकि जनरेशन हमारी सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही रह गई है बचपन से लेके, तो उनको कैसे समझ में आएगा। पर जब तक हम गांव को गांव नहीं रहने देंगे, गांव से सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप पूरा इकोनॉमिक का सिस्टम बनाओगे तो हमारे आज भी 70% लोग जो हैं वो गांव में ही वास करते हैं। तो गांव में अगर कोई वास करता है तो वहां पे गाय एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता है पर मॉलिकली देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो जमीनें हैं वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले 1 एकड़ होती थी, 5 भाई हुए तो थोड़ा डिवाइड होकर छोटी हो गई। तो वो एक गौ आधारित पे अगर होगी तो गाय से आधारित रहेगी, तो सबसे पहले हमें ये रहेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट या जो भी गाय का मूत्र और गोबर है, जो हमारा आज की डेट में अगर हम उससे कृषि की तरफ करें तो किसान उसको
अगर ढंग से यूज करें, उसके कई सारे फॉर्मूले हैं जो हमारे पुराने पुरातत्व में अवेलेबल हैं, जिनको आज कई लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। और आज धीरे धीरे करके यंग जनरेशन को एक बात समझनी जरूर होगी कि हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य नहीं है तो आप आगे चल के जितनी मर्जी एजुकेशन ले लें, जो पैसा कमाएंगे वो अपनी दवाई पे ही खर्च करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि बेस को समझना। बेसिक है, किसी भी आदमी का या इंसान की जाति का आगे बढ़ना है तो उसकी हेल्थ का कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है, जिसपे मैं समझ रहा हूँ सरकारें भी अब कई सारा काम कर रही हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गाय तो है, बट गाय से आधारित जो प्रोडक्ट है, जिसकी क्वालिटी है, उस पे काम नहीं हो रहा है। जब तक हम क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे तो वो हम क्वालिटी लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, और जब पहुंचा नहीं पाएंगे तो जो चीज उससे हमारे को गुणवत्ता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, तो लोगों के अंदर एक नेगेटिव प्रचार के ऊपर में बातें शुरू हो जाती है। तो मैं जो स्वदेशी कामधेनु गौशाला है, पहले तो हमने अपनी गौशाला पे काम किया, जिसपे कि हमें ये समझ में आया कि यार ये मॉडल झूठ नहीं है। आप मानोगे, मैंने अपना कई टेस्ट कराए अपने, जैसे आप एलडीएल, एचडीएल, आपका ट्राइक्लोसाइड्स, ये सब चीजें होती हैं। हम लोग, मैं एवरेजली, मैं घर पे 2 मेंबर हैं हम लोग, मेरे हिसाब से 3 से 4 केजी घी हम लोग 2 लोग ही खा जाते हैं। और आप चेक किया, मैंने कम से कम नहीं तो 500 लोगों के रिपोर्ट्स चेक किए हैं कि किसका एचडीएल, एलडीएल, क्योंकि ये सब कोरिलेशन करता है हमारी गाय से भी कहाँ से कहीं ना कहीं जाके। तो सबसे पहले हमें गाय को ये समझना होगा कि जो गाय कौन सी है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। तो भारत के वर्ष में जैसे आज देखोगे कि हम लोगों की 50 से ज्यादा ब्रीड्स ऐसी हैं जो हर जगह पे रजिस्टर्ड है। तो हमें वातावरण के हिसाब से और लोकेशन और टेम्परेचर के हिसाब से हमारे यहाँ पे सब विविधता है एकदम से। हमें उन्हीं गाय को अडॉप्ट करना है जो हमारे स्टेट में अपनी गाय है। पहली बार लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो गए, यार वो गिर है तो वो यहाँ वहां 25 देती है, तो वो उठा के उसको किसी ठंडे इलाके में ले जाएंगे, वहां पे वो परफॉर्म नहीं करती है। तो हमें ये पहला ध्यान रखना है कि कौन सी गाय कहाँ के लिए है। गाय कम ज्यादा दूध दे सकती है, लेकिन जो गाय की गुणवत्ता हम लोग दूध में ढूंढते हैं, पर दूध में कोई गुणवत्ता तो बहुत कम है, उसके मूत्र और उसके गोबर में उससे कई गुना ज्यादा गुणवत्ता है। तो ये तो एक सिर्फ गाय का विषय है कि जिसमें गाय के बारे में बता रहे हैं। बट हाँ, आज की जो पढ़ी लिखी जो हमारे लोग हैं, वो गाय के प्रति काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक काम गंदा गंदा काम है, कहते हैं जी हम कौन गोबर उठाएगा, कौन नहीं उठाएगा। बट अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स को समझें कि जो गाय एक दिन में कम से कम 5 से 7 लीटर मूत्र देती है और 10 लीटर के आसपास का गोबर देती है, तो अगर आप 10 लीटर गोबर को अगर आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो दूध में आप पैसा कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसा आप गौमूत्र में कमा लोगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक दो, मैंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। ये एक प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च करेंगे अभी जल्दी ना। ये एक धूप है जो गोबर से बना हुआ है, हम इसको 250 रुपए में बेचते हैं और इसका वेटिंग है। आज भी लोग इसको लेने के लिए बोलते हैं, तो क्यों बनाते कम है, क्योंकि हम क्वालिटी कॉन्शियस रहते हैं। तो ऐसे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये हमारा एक देसी घी है जिसको हम पूरा मार्केटिंग करके, आप देखोगे कभी आप आओगे तो मैं आपको एक खिलाऊंगा भी, आप इसको ऐसे चम्मच की तरह भी दी जाओगे तो ये आपको वैल्यूएशन क्रिएट करेगा। लोग मेरे पास वेटिंग पे हैं इनके लिए, बट मेरी अपनी प्रोडक्शन कम है तो मैं बहुत ज्यादा इसको बेच नहीं पाता हूं। तो उस पे हमने एक फॉर्मूला रेडी किया, इस पे मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काउ इकोनॉमिक्स कैसे बनेगी। देखो, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, बट गाय से एक लगाव है। तो मुझे लगा कि यार जो भी बंदा गाय से लगाव रखता है तो उसको गाय के गोबर और मूत्र में तकलीफ नहीं होती है। तो हमने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। हमारे पास अपना फार्म है, हमने कहा कि आप हमारे फार्म की तरह आप अपने यहाँ पे भी गाय को मेंटेन करो, आपका जो भी सामान निकलेगा उसको हम आगे प्रमोट करेंगे मार्केट के अंदर में। तो उनको एक वे आउट देने की कोशिश की, क्योंकि हर आदमी, क्योंकि मैं फार्मर नहीं हूँ, गाय को पाल रहा हूँ लेकिन पैदाइशी फार्मर नहीं हूँ, पर जो गाँव में रह रहे हैं अगर हमें उन्हें वहां रोकना है तो ये जरूरी है कि हम उनको एक रास्ता बताएं और उनको एक तरीका बताएं कि आप इस गाय से
किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते हो या अपनी आय को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो एक बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कभी आप आए होंगे मेरे पास में तो मैं आपको शेयर भी करूंगा, बट मैं अभी आगे वाले टाइम पे कई सब चीजें और हैं। तो मेरा सबसे पहला विषय है कि जो आदमी जहां है वो वहीं पे रह के अगर उसकी पर्सनल इकोनॉमी सेट हो जाए तो वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, वो अपना खेत नहीं छोड़ेगा। उसको ये मालूम है कि मेरे को अगर मैं यहाँ से 50 केजी गेहूं उगा सकता हूँ और इस 50 केजी की मेरे को उचित कीमत मिल जाएगी, तो वो उस चीज को पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। तो हमने वही इंश्योर करना है कि जो जगह जिसकी जहां है, चाहे वो अगर हिमाचल है, यहाँ गुजरात में गिर है, तो हमने कहा यार क्यों ना हमें ऐसी एक ब्रांडिंग बनाई जाए कि जिसमें अगर वो गिर का घी है तो हम उसको गिर लिख के बेचें कि ये गिर का घी है। अगर वो हिमाचली पहाड़ी का घी है गाय का, तो उसको हम हिमाचली पहाड़ी लिख के बेचें। तो जो गांव में हर लोग घर में गाय पाल रहे हैं, तो वो उनका सिस्टम बना रहेगा। उन सिस्टम में हम वहां लोकल किसी एक बंदे को जोड़ देंगे, जिसमें हम उसकी भी सिस्टम को जोड़ देंगे, भैया तू हमारे को इस प्राइस पे सप्लाई कर देना, इस सप्लाई पे तूले पर हमारे को इंश्योर करना है ये चार चीजें जो प्रोसेसिंग है। तो उससे जो है गाय का इकोनॉमी अगर हम सेट कराएं तो ऐसे कई गांव हैं जहां पे गाय नेचुरल तरीके से चरती है। देखो, आप गाय को एक कमरे में बांध के दूध निकालोगे, उसका घी खाओगे, तो उससे भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी गौ प्रेमी से बात करोगे तो गोचर भूमि की बात भी करता है। वो इसलिए बात करता है क्योंकि गाय जैसे इंसान है, चलेगा तो फिट रहेगा, वैसे गाय भी है, जब चलेगी तो वो फिट रहेगी, और फिट रहेगी और खुश रहेगी। खुश रहेगी तो जो वो देगी वो अमृतुल्य होगा। इस चीज को हमें समझना है। तो हम इस काम में लगे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसी चीजों को। प्लस ऐसे कई हमारे भाई लोग हैं जो गौशालाएं नहीं बना सकते। ये जरूरी नहीं है कि वो सब गौशाला बनाए। तो मेरा भी ये सोच नहीं है कि लोग गौशाला की तरफ जाए। मैं कहता हूं कि हर घर गाय हो जाए तो उससे बढ़िया आनंद तो कुछ और होगा ही नहीं। कि पहले तो वो परिवार जो गाय से जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा खेती से जुड़ा रहेगा। खेती से जुड़ा रहेगा तो जो भी अन्न उगाएगा वो पौष्टिक होगा। क्योंकि अगर आप देखो, आप गाय को इकोनॉमिक का सर्कल हम क्यों कहना चाहते हैं। गाय जब गोबर करती है तो गोबर में भी कई तरह के ऐसे जीवाणु होते हैं जो पृथ्वी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और पृथ्वी का और अगर किसान का अगर आप चेक करोगे तो सबसे बड़ा साथी उसका केंचुआ है। तो केंचुआ क्या करता है? केंचुआ जब आपको गोबर और इस तरह की चीज उसको खाद के रूप में मिलती हैं, तो वो पृथ्वी में छेद करता है। वो 16-17 फीट नीचे ऊपर करता करता है, क्योंकि हमारे खनिज जो है पूरे पृथ्वी में 15 से 16 फीट के नीचे में, हर फीट पे आपको खनिज का चेंजिंग नजर आता है। तो नीचे ऊपर करके क्या करता है, पृथ्वी को फर्टाइल बनाता है। नीचे की चीज ऊपर लेके जाता है, ऊपर की चीज को नीचे नीचे लेके जाता है। प्लस वो जमीन में ऐसे पोर्स क्रिएट करता है जिसमें, जैसे आजकल आप सोच रहे हो कि हर जगह 15 मिनट बारिश पड़ती है, पूरा सिटी स्टेट सब पानी से भर जाता है। क्योंकि पृथ्वी में आप उसको यूरिया डाल डाल के, उसमें केमिकल डाल डाल के उस पृथ्वी की जो सोखने की शक्ति है वो खत्म कर दी है। तो जब एक घर में, गांव में हर जगह पे गाय होगी, तो उस जगह का ऑरा जहां पे गोबर और मूत्र पड़ेगा, तो वहां पे वाटर लेवल की जो कंजम्पशन है वो थोड़ी ऊपर आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप देखोगे, इनको कलेक्ट करोगे तो वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा इंजन बनते हैं। हमें सिर्फ ये लोगों को बताना है कि भाई आप इस चीज पे काम करोगे तो आपकी कीमत या आप जो कमाई कर रहे हो, सेहत से बड़ी कोई कमाई नहीं। आप ये बात मैं तो समझ गया हूं बहुत अच्छे तरीके से, सेहत से बड़ी कोई कमाई नहीं। आप मुझे बताओ ऐसा आदमी जो बीमार पड़ा है। कोविड का टाइम आपको याद है, हमारे हमने कई एक दो इवेंट्स हमने जब साथ किए थे कोविड के बाद में भी, लोग कैसे पैसे लेके बैठे थे, क्या बचा पाए? तो काउ इकोनॉमी का इंजन अगर बन जाए तो वो हमारे भारतवर्ष पे एक सोने की चिड़िया वाला ही काम करेगा। क्योंकि देश अगर स्वस्थ है ना तो वो लंबा काम करेगा, और स्वस्थ है लंबा काम करेगा। तो इकोनॉमिक में लंबा काम करने का मतलब है कि कमाई ज्यादा होना। एक होता है 5 साल कमाना और 10 साल उसको अपनी दवाइयों में खर्च करना। बट ये क्या कि 20 साल कमाना, 5 और 10-15 साल कमाना, और कमाई धीरे धीरे करके आपको एक वेल्थ की तरफ लेके जाएगी। यही वेल्थ थी हमारी जो गांव में लोग रहते थे पहले। उनको इस चीज में था कि वो स्वस्थ थे क्योंकि वो खाते थे, मस्त रहते थे। अभी हमारे लोगों को क्या है, आप अगर देखो शहरों में लोगों को एक तो घर का खाना पसंद नहीं है, और जो खा रहे हैं वो प्योर केमिकल खा रहे हैं।
तो उसका रिजल्ट क्या है, अब हर जगह पे फर्टिलिटी सेंटर्स खुलते जा रहे हम्म। हैं। आज आप देखो, बिल्कुल। एक फर्टिलिटी सेंटर्स कंटिन्यूस खुल रहे हैं। आज हमारे कई किसान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कई किसानों ने तो अपना, जो मैंने आपको तरीका बताया, उन्होंने ये कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया कि मार्केटिंग जरूरी है। देखो, अगर किसी भी चीज को अगर आगे लेके जाना है तो उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों को मैच होना जरूरी है। तो मुझे याद है जब मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, तो उस टाइम पे वो कहते थे कि अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी लेके आओ। तो क्वालिटी आएगी तो अपने आप ऐसे लोगों की डिमांड खड़ी हो जाएगी कि जो आपको ढूंढते हुए लेके आएंगे। मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, आप मानोगे, आज तक मैं किसी को ये नहीं बोलने गया कि तुम घी का मुझे वो भेजो, तो वो कहते भाई साहब जब भी घी आया आप हमें सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। तो ये तरीका आपको, काउ इंडस्ट्री को अगर खड़ा करना है तो उसका बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक मतलब गाय, गाय कौन सी गाय, गाय गाय कहाँ से है, तो ये सब चीजें अगर आप जोड़ देंगे तो इकोनॉमिक में हमारा, जो हम आज तरह तरह का खाना खा रहे हैं, तो हमें वो समझ में आ जाए कि हमें खाना क्या है। और वो खाना हमारा यूरिया या ऐसे केमिकल से हटके है, तो आपको स्वस्थता की तरफ वो बढ़ाएगा। उससे बड़ी कमाई जिंदगी में कुछ नहीं। तो ये मोटा मोटा जो मुझे इकोनॉमिक सर्कल के अंदर में जो समझ में आया, तो हम जिन लोगों से जुड़े, मैं खुद बताता हूँ, मैं आपसे पॉइंट बता, HDL LDL, हम लोग गाय का घी क्यों बोलते हैं? अब तो डॉक्टर्स भी, अगर आप देखेंगे ना, बड़े बड़े स्टार्स भी रोज ऐड दे रहे हैं कि गाय का घी खाना चाहिए। अच्छा राजेश जी, आपने जैसे अभी चैलेंजेस की बात की कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमें गौ पालन में। एक हर घर में जो गाय का आपने कॉन्सेप्ट बोला, आज एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी है ये। आप जैसे कि आपने गौशाला की बात की, आपने गौशाला अपने पैशन से स्टार्ट किया, आपको हेल्थ की अहमियत मालूम है। जैसे आपने बताया कि आज आप बता सकते हैं कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये 100% सच है कि जो हेल्थ है वो हमारी एक्चुअल में वेल्थ है। हेल्थ जिसके पास नहीं है उसके पास जो पैसा वो भी वेस्ट है, क्योंकि वो दवाइयों के लिए है, उसके लिए नहीं है। अगर हमें ठीक पैसों बात। को एंजॉय करना है तो हमें हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। और दूसरा, आपने एक बात बोली कि जो गाय जहां की है वहीं पे उसका बेस्ट आउटपुट आ सकता है, बेस्ट प्रोडक्शन आ सकती है, चाहे वो दूध है, गौमूत्र है, जो भी बेस्ट यूटिलाइजेशन है, चाहे गोबर है, कर सकते हैं। तो अब इस केस में हमारा जो जो अगला सवाल है ऑडियंस की तरफ से, ये कि जो गौ पालन को अपना प्रोफेशन करना चाहते हैं, अभी हम आगे जो आपने दो तीन बातें बोली उसको हम अलग अलग क्वेश्चन में क्लैरिटी करना चाहेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि जो लोग अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं गौ पालन को, वो किस तरह से वो करें। क्योंकि अब जैसा आपने बताया, स्टेट वाइज भारत की तो वैसे भी एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, घाट घाट पे बदले पानी। उसी तरह गाय की जी जी। ब्रीड भी है, भारत में जो वैरायटी, हर चीज में वैरायटी पाई जाती है। तो अब उसकी पहचान कि जो भी अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, गाय पालन को, या अपनी गौशाला खोलना चाहता है, बनाना चाहता है, गाय सेवा में जुड़ना चाहता है, गाय के प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, गाय के उनसे, गौमूत्र से, गोबर से और दूध से, तो ऐसे लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआत के लिए? कौन सी गाय की पहचान करनी चाहिए, देखो, हमें बातों से बचना चाहिए? हमने 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 स्टार्टिंग में जब ये कार्य किया तो हमें, मैंने कहा ना, गाय का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जी। आप जिस इलाके में ये काम कर रहे हैं उस काम का वातावरण कैसा है, क्योंकि हर हाँ। गाय का जो एब्जॉर्वेशन का जो वातावरण है वो अलग अलग है। तो आप जी। उसकी थोड़ी कैलकुलेशन अगर ढंग से कर लें, क्योंकि जब आप एज ए एंटरप्रेन्योर जाएंगे तो हम्म। आपको आउटपुट और इनपुट दोनों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यार वो गाय ले आते हैं, 15 लीटर दूध देती है, 15 × 10, 150 लीटर हो गया। बट वो ये इकोनॉमी को समझने में मुश्किल रहती है कि गाय हर वक्त दूध नहीं देती है। गाय में वो भी एक जीव है, जो जीव में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो सिस्टम की कैलकुलेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और जब आप कोई विषय या कोई कार्यक्रम करें जिसको आप एज ए एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा में करें, और जब आप ये काम करें तो आपको उसमें एक लेबर की जो रिक्वायरमेंट है
उसको समझते हुए ही उस काम की प्लानिंग करें कि जिस जगह पे आपको उपयुक्त रूप में लोग अवेलेबल हैं जिनको अपनी डेली बेसिस पे एक इनकम का जनरेशन हो जाता है, तो ये कार्य बहुत तेजी से, और उसमें दूध की कैलकुलेशन खाली ना करें। दूध के अलावा जो गौमूत्र है और जो गोबर है उसकी कैलकुलेशन को बनाएंगे तो मैं कहूंगा कि आपको इससे बढ़िया इकोनॉमिक सर्कल कहीं नहीं मिल सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर जा रहे राजेश जी, आप हमें हमारे ऑडियंस को बताएं, जो जैसा आपने बताया कि जैसे भारत में कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, घाट घाट पे बदले पानी। गाय की भी उतनी वैरायटीज हैं, हर एरिया की एक खास गाय है। तो जो गाय प्रोफेशन में आना चाहते हैं या अपनी गौशाला बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि गाय की भी पहचान होनी जरूरी है, बिना नॉलेज के ये काम भी नहीं करना चाहिए। नेचुरली जब भी हमें कोई काम करना है, कोई प्रोफेशन अपनाना है, तो हमें उसको पैशनेट होके उसको पहले सीखना पड़ेगा, उसके नजदीकी उसको नजदीकी से पहचान करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना प्रोफेशन, ऐसे बच्चों को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि ये सोच के ना जाएं कि गाय की सेवा करने जा रहे हैं। तो सेवा करने, जब गाय आप घर पे बांधोगे या गौशाला में रखोगे तो उनकी इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए कितनी जगह चाहिए, कितनी गाय होनी चाहिए, कितनी गाय कम है या कितने, मतलब सपोज 50 गाय का प्रोजेक्ट चालू करना है तो वो 50 का प्रोजेक्ट जो है 3 साल में वो 150 तक पहुंच जाएगा। अगर उसका सिस्टम और उसका इकोनॉमिक्स को नहीं समझोगे तो गाय आगे चल के वो सस्टेनेबल नहीं रह जाएगा। आप जो सोच के कैलकुलेशन कर रहे होगे तो उसमें वो रिवर्स हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जो भी इसमें काम करना है तो उनको एक खुली जगह होनी जरूरी है। आप शहर के बीच में उतनी जगह तो है नहीं, तो आप वैसे काम करेंगे तो इकोनॉमिक्स पे नहीं काम कर सकते गाय की। आप जो उसकी ब्रीड डेवलपमेंट पर काम करना है वो आप एक छोटे एरिया में नहीं कर सकते। तो इसको समझना जरूरी है। और कितनी गाय से कि कैलकुलेशंस आप कैसे कर रहे हैं, कि एक गाय का दूध की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मेजरली मैंने ज्यादातर लोगों को फेल होते हुए देखा है क्योंकि वो समझते हैं कि कोई गाय लेके आएंगे, वो 15 लीटर का दूध देगी, पूरे साल के हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके 10 गाय लाए तो 150 से मल्टीप्लाई कीजिए पर डे तो 150 किलो का दूध हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। वो एक जीव है जो हर मौसम में, जैसे हम लोगों का भी मिजाज बदलता है तो उनका मिजाज भी बदलता है। तो वो कैलकुलेशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात की, ये बिजनेस सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब आप इसकी दूध से हटके जो गुणवत्ता वाली असली चीजें हैं उनको भी साथ में जोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ब्रीड की, अच्छी ब्रीड को लेके काम करने में, उनके पीछे ये वजहें हमेशा रही हैं कि वो अच्छी नस्ल का पहचान करते हैं ताकि वो डिफरेंट तरह के जो हमारे क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं उसको वो एक्सेप्ट भी करे और अडॉप्ट करके बिना बीमार करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती रहे या प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करती रहे। तभी आप उसकी इकोनॉमिक्स को बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आप जरूर करें। और नो डाउट डिमांड एंड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि अगर दूर है तो दूध को पहुंचाना भी एक अलग ही गेम है। तो उनकी भी कैलकुलेशंस, अगर आप आज आईटी में हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन चीजों को भी सस्टेन किया जा सकता है। बट वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर किसी कंसल्टेंट से जरूर बात करें जो इस पे काम करता हो ताकि आपको वो सही रास्ता दिखाए, सिर्फ लोहानी चीजें ना दिखाए कि अपना सामान बेचा और आगे निकल गए। तो वो अगली बार के लिए गाय का भी नाम को वो कलंकित कर देगा साथ में, क्योंकि वो लास्ट में ब्लेम सिर्फ जो है जो ना बोलने वाला प्राणी है उसके ऊपर डाल देगा, जबकि उसका कोई कसूर नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वो तो गुणवत्ता से भरी है बट हम उसकी गुणवत्ता को समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो इसके लिए सबसे पहला जो एक सवाल उठता है एक यंग एंटरप्रेन्योर के मन में कि आपने क्वालिटीज की बात की, गुणवत्ता की बात की, जैसे आपने आपने ट्रेडिशंस की बात की, एक ग्रोथ की भी आपने बात की, है ना? बट एक कॉन्टिन्यूस जो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात अगर हम करें, उस नजरिए से आप हमारे यूथ को कुछ बताएं कि इस प्रोफेशन में सस्टेन कैसे कर सकते हैं वो लोग। देखो, आप जो मुझे समझ में आया गौशाला के बारे में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। गौशाला में आप 100 गाय रख सकते हो, 200 रख सकते हो,
500 रख सकते हो। 500 की कैपेसिटी एक एक्स अमाउंट तक जा सकती है। बट अगर आपको उसको सस्टेनेबल रखना है और ग्रोथ भी करनी है, तो आपको लार्जर इम्पैक्ट में ऐसी जगहों में जाना पड़ेगा जहां पे लोग गाय पालते हैं। तभी मैंने ये बात आपको कहा था कि शहरों के नजदीक जो काम कर रहे हैं, वहां की दूध की क्वालिटी में आपको मजा नहीं आएगा। बट वही चीज है कि उस चीज को हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबका अपना अपना तरीका है उस पर काम करने का। आप समूह जोड़िए, हर शहर के आसपास बहुत अच्छे अच्छे गांव भी हैं जहां पे लोगों के पास जमीन है। तो मैंने तभी कहा, जो जगह पे जिस तरह की गाय है उस तरह के कंसेप्ट को जोड़ते हुए उस सिटी को आप कवर करेंगे, तो आप सस्टेनेबल क्या, आप एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉड्यूल खड़ा करेंगे। और हमने कहा कि हम एज ए स्वदेशी ये काम कर रहे हैं। हमने तो अभी एक क्या बोलते हैं, जैसे बाहर हमारे वहां के हिमाचल में तो साहिवाल नस्ल है हमारे पास में। हमने अभी क्या किया है, राजस्थान में जो लोग कांकरेज या आपका थारपारकर गाय है जो उसका घी बनाते हैं, हमने वो भी घी उन लोगों से लेना शुरू किया है, ताकि वो बंदा जो कॉर्नर में बैठा है जहां पे लोग उसको 40 रुपए का दूध का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको एटलीस्ट 60 रुपए के हिसाब से दूध के पैसे के हिसाब से घी का कैलकुलेशन बना के देते हैं उसको। तो उसने हमें कंटिन्यूशन बनाया, हमने क्या किया, उसके ब्रांड को स्टेब्लिश किया और उस फार्मर को साथ में अटैच किया कि ये इस फार्म से है, ताकि वो चीजें सस्टेनेबल पे आए। कि जो बंदा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जो बंदा जहां पे है, अगर वो उसकी गुणवत्ता को यूज करके, हम उसकी एक्सपर्टीज को यूज करके उस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाएं, तो लोग स्वस्थ भी होना शुरू होंगे। क्योंकि क्वालिटी अपने आप में एक आउटपुट या रिजल्ट देती है, वो आपकी सेहत को बनाती है। उसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आप घी खाते हो तो उसके पैरामीटर्स हैं कि उसमें क्या इंप्रूव होता है, वो आप एक टाइम के बाद चेक कर सकते हैं। तो मैं तो खुद चेक करता हूँ, मेरा HDL 60+ है। तो नॉर्मली लोगों का HDL तो 35-30 से ऊपर जाता नहीं है। हम, मेरा HDL 61 है, जो अबव रेटिंग पे है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई खाते हैं, या उसके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए एक दवाई खाते हैं। हम कहते हैं कि आप HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कमाओ, इंक्रीज करो, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल से फाइट करेगा और वो धीरे धीरे करके उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो ये विशेषताएं कहाँ से आई, गाय की उस पद्धति से जो आयुर्वेद के तरीके से बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी आप में देखो, अगर आप भारतवर्ष को, इतने सालों की संस्कृति है, कोई मिटा नहीं पाया, उसके पीछे वजह है, क्योंकि उसका एक कंसेप्ट है पीछे। तो जिन लोगों को, या हमारे साधु संत जो गाय की बात करते हैं, वो कहते हैं कि गाय को जो मतलब काटने के पॉइंट से तो उसको गोली मार देनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि उसकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा है कि वो इंसान के काम ही आने वाली है। बट हम वही इंसान की कि मुर्गी अगर सोने के अंडे दे रही है तो काट के उसी दिन काट दो उसको, ताकि सारे अंडे सामने आ जाए, ना कि हम उसकी पूरा इस्तेमाल करें लॉन्गर टाइम पे। तो उसकी आउटपुट आएगी और उसकी वैल्यू भी आपको मिलेगी। अगर आप शहरों में देखें, आज मेरे हिसाब से एक A2 के नाम से दूध बहुत प्रचलित है आजकल, जिसकी कीमत 160-70 रुपए पर लीटर के हिसाब से आ रही है। तो सोचिए, इकोनॉमिक्स को तो समझेंगे तो बहुत आपको बड़ा रिजल्ट उस पर मिलेगा मेरे हिसाब से। राजेश जी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दी हमारे ऑडियंस को। अभी एक सबसे अहम सवाल ये आ रहा है, अभी आज का जो समय चल रहा है, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, चाहे कोई भी बिजनेस ले लीजिए, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज और इनोवेशन और IT का एक कॉम्बिनेशन के साथ वो 10x 100x की ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये जो काव का जो बिजनेस है, हम काव बिजनेस या काव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो काव के साथ तो हमारा सबसे अहम रिश्ता ही ट्रेडिशनल वैल्यूज और ट्रेडिशन, पुराना जमाने से जुड़ा है। तो यहाँ पे, और बीइंग IT एक्सपर्ट, आप क्या हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशन है और काउ बिजनेस में क्या हम इनोवेटिव तरीके से और चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से हमारी मैन पावर का भी स्ट्रक्चरिंग, जो हम लोग बहुत मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, वो आप उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मतलब गौ माता के ऊपर में जगह जगह पे, जैसे आजकल तो कई अच्छी गौशाला में बहुत सर्विलेंस का सिस्टम बहुत स्ट्रांग लगा है। तो वो चेक करते हैं कि क्या कंडीशंस में वो चल रही है, क्या मूवमेंट्स हैं, ये सब चीजें चेक करी जाती है। वैसे ही जो गाय से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो गाय सिर्फ घी से या दूध से नहीं जुड़ी, मैंने पहले भी कहा आपसे।
उसका जो गौमूत्र है, गोबर है, जो हमारे किसान भाई हैं, अगर उसको एक जीवामृत रूप में या गणामृत बना के उसको खेतों में इस्तेमाल करें, तो उससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ जो आपकी सीड है जो आप उगा रहे हैं उसके अंदर में, वो इंक्रीज होती है। तो जो रिवर्स है कि यूरिया अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यूरिया में अगर आप यूरिया डालेंगे तो हर साल आपको यूरिया की कंटेंट बढ़ाना पड़ता है, तभी यूरिया की वो पिछली पैदावार को बराबर करता है। पर ये कंसेप्ट हमारा गौ माता के गोबर से और मूत्र से मिला के जो मिश्रण से हम जीवामृत बनाते हैं, वो आपकी एक तो सॉइल हेल्थ को इंक्रीज करता है। सॉइल हेल्थ इंक्रीज हुई तो वो हमारे प्लांटेशन जो हम उसमें करेंगे, तो वहां पे जहां जहां पे हमारे गोबर और मूत्र का होगा, वहां पे आपको देखोगे केंचुए की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। केंचुए की संख्या बढ़ेगी तो वो पूरा जमीन में छेद करेगा, और जो अगर कल को पानी भी है तो हमारा वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसको मेंटेन करने के काम आएगा। प्लस जो खनिज हमारे पौधों को चाहिए वो किसी रूप में मिलेंगे। और वो इतना बड़ा सर्कल है इकोनॉमी का कि आप उसकी ग्रोथ को देखे बिना खाए कोई रह नहीं सकता। वो दूध भी पिएगा, वो दाल भी खाएगा, वो चावल भी खाएगा। पर इनको सबको हम गाय से अगर जोड़ दें तो हमारी इकोनॉमी का सर्कल आप देखिए किस लेवल पे जाता है। पर ये बात सिर्फ समझने के नाम ऑर्गेनिक की स्टैंप से नहीं चलेगा। वो आपको ऐसे लोग ढूंढने, पहले भी तो क्या था, लोग शहरों से गांव जाते थे अपना सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां बैठा हुआ है जो इंसान है, एक इंसान बैठा हुआ है वो गाय से खेती कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस मालूम थी उनकी। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पद्धति से जुड़े हैं, वो आज वो स्वस्थ हैं। बट हम लोग क्या है, हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत मतलब देखते हैं, और उसमें हमें साफ सुथरा चीजें नजर तो आती है, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे उसका तो आपको वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं अच्छी नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, पहले जो देसी घी को बोलते थे कि ये तो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा, उसको आप पूछिए कि गाय का घी खाना चाहिए, हार्ट पेशेंट को बोलते हैं घी खाना चाहिए, क्योंकि वो आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करता, वो आर्टरी क्लीन करता है आपकी। तो कुछ चीजें हैं जो मिथ के रूप में अवेलेबल है, हमें यंगस्टर्स को ये बात समझनी पड़ेगी, वरना वो समय दूर नहीं है कि पहले लोग 50 के बाद बीमार होते थे, अब 30 के बाद बीमार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि घी वो खाएंगे नहीं, बॉडी में तो ऑयल चाहिए। तो ऑयल कौन सा खाना चाहिए, वो सिस्टम आपको समझ, क्योंकि आज अगर आप घी को देखें तो घी का जो फ्यूजिंग टेम्परेचर है वो सबसे हाई होता है। और खाने में देसी घी से बढ़िया गाय से जो बना हुआ देसी घी, भैंस का नहीं। क्योंकि उसमें बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको, हमारा और जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जो देसी घी का जो मेल्टिंग टेम्परेचर, दोनों सेम है। तो वो बॉडी में जाके कभी भी कहीं पे वो ब्लॉक नहीं करेगा। तो 37 डिग्री के टेम्परेचर, आप घी को एक चम्मच लेके अपने हाथ पे रख लीजिए, थोड़ी देर में सारा मेल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप भैंस के घी को रखिए, उसको चाहिए 42 डिग्री टेम्परेचर, तो वो आपका हाथ में जो रखा हुआ घी है वो भी मेल्ट नहीं होगा। तो वो उस आदमी को खाना है जिसको वर्जिश करनी है, कसरत करनी है, तो वो खा सकता है। बट एक नॉर्मल रूटीन पार्ट है छोटा सा, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमने ये गोबर किससे बनाया। मैं आपको बताता हूँ, ये हमने गौमूत्र से बनाया हुआ है। तो ये एक अर्क है जो एक क्या होता है, आयुर्वेदिक प्लांट से बनाया हमने। तो ये कहीं ना कहीं पे आपका शुगर कैंसर के ऊपर में भी काम करता है। तो ऐसी कई सब चीजें जो आजकल चल रही है। इवन हमने ऑयल बनाया है जो एक जड़ी बूटी के साथ में, जैसे गौमूत्र को हम 48 घंटे उसको उबालते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों की इनोवेशन हो रही है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि आपके माध्यम से ये चीजें लोगों तक पहुंचे, लोगों इसको समझें, और ऐसे लोगों से जुड़े जो इस पे काम कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक का सर्कल अपने आप कंप्लीट होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि लोगों के लिए जानना कि गाय का जो घी है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हेल्थ के लिए एस्पेक्ट से देखे तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि आपका भी जो HDL है वो इम्प्रूव हुआ, तो एक आम आदमी भी इस धारणा के साथ जो कहता है कि हमें घी नहीं खाना चाहिए, वो घी खा सकता है और अच्छी हेल्थ के मालिक बन सकता है। दूसरा, अगर हम काउ इकोनॉमी की बात करें, जैसा आपने शेयर किया, तो ये एक जो बायोलॉजिकल साइकिल है कि गाय ने गोबर किया, गोबर से वो केचुए ने उसको मिक्स कर दिया, फर्टाइल बना दिया, सॉइल को फर्टाइल बना दिया, उधर से वाटर लेवल की आपने बात की, तो हर चीज को रिलेटेड है अगर हम देखें तो। और हमें एक वो कहावत थी बैक टू नेचर, तो हमें बैक टू नेचर के साथ एक बैक टू ट्रेडिशन भी जोड़ना पड़ेगा। बैक टू ट्रेडिशन भी हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज भी ऐड ऑन करना पड़ेगा कि बैक टू अगर बेसिक्स आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। बैक टू अगर बेसिक्स आना ही पड़ेगा। जी, बैक टू बेसिक्स आना ही पड़ेगा।
अगर हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को समझेंगे, जानेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे और उसके साथ जुड़े रहेंगे, अपनी धरती माँ के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर हेल्थ है तभी ग्रोथ है, अदरवाइज वो फिर वो दिन दूर नहीं है जब वो ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, जो ग्रोथ का लेवल है हेल्थ का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने ऑडियंस से ये निवेदन करूंगा कि वो इस बात को बहुत ही बारीकी से इस बारे में सोचें, गहन अध्ययन करें, इस विषय को पढ़ें और आगे बढ़ें। इसको पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, और जो प्रोफेशन इसको बनाना चाह रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि हम सबको सबसे पहले हेल्थ अच्छी चाहिए। हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी, वेल्थ होगी तो हम सब कुछ निभा पाएंगे, है ना। तो इसी के साथ राजेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ दो शब्द आप आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए कहें, हमारे यूथ को कुछ इंस्पायर करने के लिए। मैं सबसे यही कहूंगा कि जैसे आपने मेंशन भी किया अभी कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, तो हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें और जो प्रचार जैसे आज एफआईआई के थ्रू ये चीजें मैसेज लोगों तक जाएगा, तो ये मैसेज बिल्कुल जाना चाहिए कि अगर आप गाय से, कोई जरूरी नहीं कि गौशाला खोल के ही जुड़ सकते हैं, बट आप गाय के ऐसे लोग जहां आप रह रहे हैं वहां आसपास कोई भी ऐसा बंदा जो गाय पे काम करता है, जिसको जाके आप देखिए कि वो कैसा काम कर रहा है, अगर वो अच्छा करता है तो वहां जुड़िए, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये ऐसे यूथ और ऐसे कंप्लीट हम हिंदुस्तान में लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो इस पे काम कर रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमिक सुधरेगी, तो आगे वो रिजल्ट क्या करेगा, वो गाय को भी आगे फीड करेगा। और गाय जहां पे है वहां पे पलती रहेगी, वो पलती रहेगी तो सड़क पे नहीं आएगी, तो सड़क पे नहीं आएगी तो वो जिसका काम है वो करना शुरू करेगी, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको एक हेल्दी फूड की तरफ लेके जाएगी। जो आप खा रहे हैं वो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, और स्वच्छ और स्वस्थ होगा, और ऐसे आप लोग खाएंगे तो आपके जो डीएनए का इंप्रूवमेंट है। आप एक चीज को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जो गौमूत्र से जो पंचगव्य बनता है, जैसे दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर से, पंचगव्य से आप डीएनए को भी इंप्रूव कर सकते हैं। इतनी क्वालिटी है हमारे इस देसी इसमें, मतलब गौ माता में, इसीलिए उसको विशेषताओं में सबसे अलग टांगा गया है। अगर हर जगह पे आप देखोगे गाय का, आपको कई साल पुराने चित्र देख लो, वहां गाय आपको नजर आएगी। तो मैं यूथ को यही बोलूंगा कि शुरू करना है तो कंसल्ट करके करें, और अगर आपको नहीं करना है पर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़ें, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। कोई जरूरी नहीं है आप मेरे से जुड़ना है या किसी और से जुड़ना है, आप हर स्टेट में अपने देखिए आपके स्टेट में कौन बंदा ऐसा काम कर रहा है, ताकि वो इकोनॉमिक साइकिल जो है वहां पे लोगों को प्रेरित करे, वो प्रेरित करके वो गाय को छोड़े ना, गाय को पकड़ें। जब गाय को पकड़ेंगे तो मुझे ये मालूम है कि गाय से जुड़ी हुई चीजें हमेशा आपको एक स्वस्थ की तरफ लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर आप जितना लंबा जिएंगे और स्वस्थ जिएंगे उतनी कमाई भी करेंगे, तो काउ इकोनॉमिक्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो मेरा यही है, और आपका तहे दिल से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात बोलने का, उसके लिए मैं एफआई का बहुत ही हाथ जोड़ के एक निवेदन के साथ में कहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, ऐसे लोगों को भी लेके कि कृषि के जो कृषि कर रहे हैं उनको भी जोड़िए साथ में, ताकि प्रोग्राम की लाइफ है और लंबी बने और हम आगे चल के इस चीज का एक अच्छा बेनिफिट लोगों के लिए क्रिएट कर सकें। नहीं राजेश जी, मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं, और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो हमारे पिछले एपिसोड के स्पीकर थे मिस्टर अनुकूल मेहता जी, उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अपने प्रोफेशन से अब वो गौशाला में उन्होंने स्विच किया। पैशन, वो उनका पैशन था गांव गाय को पालना। तो वहां पे पहले उनको उनके परिवार ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया कि अरे बैंकिंग छोड़ के कहाँ वो गौशाला में जा रहे हैं। आज इनके परिवार वाले उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने 2 गाय से शुरू किया था, आज उनके पास करीबन 260 गाय हैं। और क्या बात। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, हमारे ऑडियंस के साथ तो किया, आज आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ आपकी इस बात से। उन्होंने ये बात बड़ी खुशी से किया कि उनके फादर, गौ पालन के बाद उनके फादर की जो हेल्थ है, कह रहे कम से कम 15 साल और वो जवान हो गए। तो ये एक खूबसूरती है। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब ज्यादा नहीं हुआ, सबसे फायदा ये हुआ कि एक 15 साल की लाइफ बढ़ गई उनके फादर की। हेल्थ वाइज देखें वो हमसे ज्यादा यंग दिखते हैं, और वो आज भी उनकी गांव मतलब गौशाला में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज का वो काम में ध्यान देते हैं।
तो मैं अपने ऑडियंस से बड़ी मतलब एक दिल से बात शेयर करना चाहता हूँ कि कितनी महत्ता है हेल्थ की, तो है ही है, गाय माता की कितनी महत्ता है, और हेल्थ से किस कदर ये जुड़े हैं। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, वो झूठी नहीं है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाया, उन्होंने हेल्थ वेल्थ को कंप्लीट चलाया, एक विजन दिया, और एक डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसका हम फायदा देख रहे हैं। चाहे वो स्किल इंडिया है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो स्टार्टअप है, वुमेन एम्पावरमेंट है, स्वच्छ भारत है, योगा डे का उन्होंने किया, हेल्थ के ऊपर काम किया, हम्म। आयुर्वेदा, नेचर क्योर, ये सब चीजों के ऊपर उन्होंने मतलब हम सबका एक डायरेक्शन दी है। और आज मैं हर प्रोग्राम में मैं सबसे विनती करता हूँ, सबके साथ एक डिस्कस करता हूँ कि आज हमें अगर आज की यूथ को देखें तो किसी चीज की कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मेंटर्स भी हैं गाइड करने के लिए, और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। अगर जरूरत है तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की। तो आज अगर ठीक हम है। इसको बीइंग एज अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, बीइंग अ प्रोफेशन पर्सपेक्टिव, बीइंग अ इकोनॉमी, हम सभी विजन के साथ, बड़े विजन के साथ चलेंगे तो हेल्थ विद इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हमारा ग्रोथ का सेक्टर है ये। और हम सभी एक हेल्दी भारत और एक डेवलप्ड भारत, मतलब हम जो एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस विषय पे हमें एक पूरी गहराई के साथ सोचकर आगे बढ़ना है कि जो गाय माता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखना, और वो हमारे लिए पूजनीय भी है। जहां पे वो पूजनीय है, वो पूजनीय है ही इसीलिए कि उनकी इतनी क्वालिटीज है, उनके साथ इतना कुछ जुड़ा ही ठीक इसीलिए हुआ है। जैसे आपने बताया कि पुराने संत महात्मा भी बोलते थे कि जो गाय को मार दे उस इंसान को गोली मार देनी चाहिए। यानी कि गाय माता की कितनी अहमियत है, ऐसा कोई वो और नहीं है। मतलब सबसे बड़ी सजा इंसान को मारने की होती है, और जो गाय को मार रहा है और वो उस इंसान को मार देना चाहिए, यानी कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात में ये तथ्य छिपा है। तो इस मैं समझता हूँ आज का जो एक हमारा आज का जो एपिसोड है, और राजेश जी ने इतने अच्छे से हम सबको समझाया, एक इम्पोर्टेंस बताई, और एक विजन दिया पॉजिटिविटी के साथ, तो हम सबको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे खुद का है। तो आज इसी के साथ आज इजाजत लेते हैं, और अगले हफ्ते मिलेंगे एक और गेस्ट स्पीकर के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और राजेश जी, आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार, आपने अपना है। समय दिया। हाँ जी सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक नमस्कार। यू सो ओके। मच।